कंप्यूटर एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो 11 दिसंबर को जो परीक्षा है उसके लिए लगातार लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब कराया गया। लोक विकास पर्यावरण में आज का जो टॉपिक है रिवीजन के लिए वो है एमडीजी और एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये लोक विकास और पर्यावरण में एक टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है। बाकी मानव और पर्यावरण से व्यवहार आपको कराया गया। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं, पर्यावरणीय मुद्दे वो कराए गए, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिया गया। तो यहाँ पर एमडीजी और एसडीजी से आप देखेंगे एक ना एक प्रश्न आप लोगों के लिए आता ही आता है परीक्षा में। वैसे आपने देखा कि जो तर्क वाले प्रश्न हैं उसमें जो इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक पर भी आधारित आप लोगों को वीडियो लेक्चर मैंने दिया। इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। इसके अलावा उसी में प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, अनुमान के प्रकार, अनुमान में व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कराया। उस पर आधारित जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए वो आपको कराया। तो आज एमडीजी और एसडीजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न पूछे गए हैं कल आप लोगों को कोशिश रहेगी कि 30-35 प्रश्न एमडीजी और एसडीजी पर जो पूछे गए हैं वो आप लोगों को कराया जाए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि और भी प्रथम प्रश्न पत्र के जो कैंडिडेट हैं, जो पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी विषय हो, तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। चाहे वह मिलेनियम विकास हो, चाहे वो संपोषणीय विकास हो, ये किसके तहत दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 1945 में हुई। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भविष्य के विश्व युद्धों को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया, लेकिन इस संगठन का वर्तमान में जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य है आंतरिक शांति और सुरक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा, मानवीय सहायता देना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। स्थापना के समय 51 सदस्य देश इसमें थे। वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख परिचालन संगठन हैं। 6 परिचालन संगठन कौन से हैं? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय हेग में है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। ट्रस्टीशिप परिषद है जो 1994 से निष्क्रिय है। कब से निष्क्रिय है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1994 से निष्क्रिय है। तो कितनी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं आपको ध्यान रखना है। कितनी संस्थाएं हैं तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें से हेग को जरूर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जरूर ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। बाकी के जो है वो जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, वहीं पर सभी का मुख्यालय है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सिर्फ अलग है। विश्व बैंक समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि कई एजेंसियों के फंड और कार्यक्रम इसके तहत आते हैं, इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की सभा में
मसौदा प्रस्तावों को 6 समितियों द्वारा महासभा में भेजा जाता है। वो 6 समितियां कौन कौन सी हैं? प्रथम समिति निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी समिति आर्थिक और वित्तीय, तीसरी समिति सामाजिक मानवीय और संस्कृति, चौथी समिति विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशीकरण, पांचवी समिति प्रशासनिक एवं बजटीय, छठी कानूनी। तो ये 6 समितियां भी हैं। इन 6 समितियों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। लेकिन क्या इसकी स्थापना से पहले 1945 से पहले जो यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी? क्या इस पर गौर नहीं किया जाता था? बिल्कुल गौर किया जाता था। 1945 से पहले आप देखेंगे, यहाँ तक कि 1941 से भी पहले इन सभी कामों के लिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति बनी हुई थी। बाद में 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस की घोषणा हुई, वहाँ पर मीटिंग हुई और फिर राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई 45 में। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सितंबर 2000 में 189 सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 तक 8 लक्ष्य प्राप्त करने की योजना पर सहमति बनी। अब यहीं से आपके लिए प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। यहीं से प्रश्न बनना आप लोगों के लिए शुरू हो जाता है कि इसके तहत उद्देश्य कौन कौन से थे या इसकी समय सीमा कब से कब तक थी। जैसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की समय सीमा क्या थी? 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 2000 से लेकर कब तक? तो 2015 तक। कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। 8 लक्ष्यों में यह भी पूछा गया है कि कौन कौन से लक्ष्य थे, इसके तहत क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। 1 2 3 4 करके क्रम से भी पूछा जाता है, या इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो 8 लक्ष्य हैं। 8 लक्ष्य कौन कौन से हैं और उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। पहला लक्ष्य है अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करना। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करना। उन लोगों का अनुपात आधा करना जिनकी आय $1.25 से कम है। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के अंतर्गत युवाओं और महिलाओं सहित सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार के साथ साथ सुलभ काम प्राप्त करना है। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के ही अंतर्गत लक्ष्य रखा गया कि 1990 से 2015 के बीच की अवधि में भूख से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या आधा करना। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि मिलेनियम के तहत जो लक्ष्य रखा गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो लक्ष्य दिया गया, जो पॉइंट निर्धारित किया गया, उसका बेस, उसका आधार किस वर्ष को बनाया गया? तो 1990 को आधार बनाया गया है। यह भी प्रश्न आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि आधार वर्ष कौन सा है? तो आधार वर्ष है 1990। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, इसके तहत यह सुनिश्चित करना कि बच्चे 2015 तक प्राथमिक शिक्षा का पूरा कोर्स करने में सक्षम होंगे। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, इसके तहत 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में तथा 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरों में लैंगिक असमानता को समाप्त करना, यह उद्देश्य था। इसके अलावा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया चौथा कि बाल मृत्यु दर को कम करना, यहाँ पर भी 1990 से लेकर 2015 के बीच अवधि में 5 वर्ष से कम, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कितना करना? तो 2/3 करना, 2/3। तो इस तरीके से अब अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखना कितना? तो 2/3, क्योंकि इस पर आधारित आप देखेंगे
परीक्षा में एक बार प्रश्न आया है कि विकास के लिए बौद्धिक साझेदारी को विकसित करना सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों में से एक था। बिल्कुल ये सही है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था। तो यहाँ पर वैश्विक साझेदारी की बात की गई है, इसमें वैश्विक साझेदारी है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार, मातृ मृत्यु अनुपात को 75% कम करना, प्रजनन स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना। छठा जो लक्ष्य दिया गया था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला के लिए, तो इसमें कहा गया कि 2015 तक इसे रोकना है। 2010 तक उन लोगों तक के लिए HIV, एड्स के उपचार और वैश्विक पहुंच बनाना है। 2015 तक मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए कहा गया। इसके बाद में जो सातवां है, सातवें में आप देखें पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना के तहत आप देखेंगे कि 4 लक्ष्य लिए गए। वो 4 कौन कौन से हैं? प्रत्येक राष्ट्र की नीतियों और कार्यक्रमों में सतत विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करना और पर्यावरणीय संसाधनों की कमी को दूर करना, जैव विविधता हानि को कम करना और 2010 तक, कब तक? 2010 तक हानि की दर में कमी लाना और 2015 तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता प्रदान करना। 2020 तक न्यूनतम 10 मिलियन झुग्गी वालों के जीवन में सुधार लाना। 8वां लक्ष्य था विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। इसमें 6 लक्ष्य निर्धारित किए गए। एक खुली, पूर्वानुमेय, नियम आधारित, गैर भेदभावपूर्ण व्यापार और आर्थिक प्रणाली को विकसित करना। अल्प विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं को देखना, छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों की विशेष ज़रूरतों को पूरा करना, विकासशील देशों की ऋण समस्याओं से छुटकारा, विकासशील देशों में सस्ती दवाओं की उपलब्धता देना, निजी क्षेत्र के सहयोग से नई प्रौद्योगिकी द्वारा सूचना और संचार को बढ़ाना। तो ये 8 पॉइंट कौन कौन से ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन 8 को आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से हैं। आप देखेंगे 2022 में, 2023 में, UGC नेट में 2022 में और 2023 में भी कथन फर्स्ट और कथन सेकंड करके प्रश्न पूछा गया है। दिया गया कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई नहीं। कब तक? 2015 तक। 2020 तक नहीं, 2015 तक। तो पहला कथन गलत। दूसरा इस तरीके से दिया गया था कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी। बिल्कुल 8 थी, सही है। तो हमारा पहला कथन गलत था क्योंकि 2015 तक है। दूसरा कथन है कि विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी, बिल्कुल 8 थी। तो इस तरीके से 8 कौन कौन सी मैंने आपको बताया कि भूखमरी और गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा देना, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण या शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य बीमारियों से छुटकारा, पर्यावरणीय सततता, वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 8 पॉइंट दिया गया, 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत कितने थे गोल्स? तो 8 थे। लक्ष्य कितने थे? 8, जो मैंने आपको बताया। कब से कब तक? तो ये भी आपको बताया गया कि 2000 से लेकर 2015 तक। आधार वर्ष कौन सा रखा गया? तो आधार वर्ष 1990 रखा गया। अब इसके बाद में जब ये हमारा समाप्त हुआ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की समयावधि जब 2015 में समाप्त हुई, तब इसके बाद यानी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की समय सीमा जब 2015 में समाप्त हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास एजेंडा तैयार किया गया। जो सतत विकास एजेंडा तैयार किया गया, इसे एजेंडा 30 के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 30 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एजेंडा 30 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी समय सीमा 2030 तक है। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत वेटलैंड कमीशन के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है, ये कहा गया वेटलैंड कमीशन के द्वारा। इसके तहत कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, यानी जो आपने देखा MDG में था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में था, उन्हीं लक्ष्यों को और विस्तार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत रखा गया, यानी एजेंडा 30 के तहत रखा गया। पहला कौन सा है? यानी SDG 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, यानी विश्व के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को दूर करना। वैसे लोग अत्यधिक गरीब माने जाते थे जो प्रतिदिन $1.25 से कम में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, और ये आपने देखा MDG में भी था, SDG में भी है। भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण उपलब्ध कराना, टीका क्रीम को बढ़ावा देना, ये SDG 2 में है। SDG 3 के तहत अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यानी सभी को स्वस्थ जीवन देना और जीवन स्तर में सुधार लाना, ये भी इनका एक गोल्स था, एक लक्ष्य था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी इनका एक लक्ष्य था, ये SDG 4 है, जिसके तहत समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। खासकर इसके तहत किसको रखा गया? तो प्राथमिक शिक्षा को रखा गया है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि SDG के तहत शिक्षा में किसे रखा गया? तो प्राथमिक शिक्षा को रखा गया है, क्योंकि सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। आगे जो हम SDG 5, 6, 7 सब देखेंगे, 7 में है, आप देखेंगे 11 में है, 12 में है, 13 में भी है पर्यावरण से। तो सतत विकास की नैतिक रूपरेखा वो हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन करती है। इतना ही नहीं, जब पर्यावरण की बात आती है तो मानव केंद्रित निदर्श भ्रामक है, जैसा कि उसके पर्यावरणीय परिणामों से एकदम स्पष्ट है। सतत विकास में ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। सतत विकास की बात आती है तो आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्य में से कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। तो यहाँ से जो परिकल्पनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य की बात हो, चाहे देशों के भीतर जो असमानता है उस असमानता को कमी करने की बात हो, यहाँ तक कि जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक, इस 2030 में आप देखेंगे जब ऊर्जा की बात आती है तो 2030 तक ऊर्जा क्षमता में सुधार की वैश्विक दर को कहा गया कि दोगुना किया जाएगा। दोगुना किया जाएगा किसको? ऊर्जा को, ऊर्जा क्षमता, जो ऊर्जा दक्षता है उस ऊर्जा दक्षता को 2030 तक दोगुना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप देखेंगे 2022 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया कि सतत विकास जो लक्ष्य है SDG है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें आपने देखा निर्धनता की समाप्ति मैंने आपको बताया, भूख से मुक्ति मैंने बताया। इसके अलावा आप देखेंगे गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई। इसके बाद जेंडर की समानता की बात की जाएगी। तो ये सारे लक्ष्य इसमें निर्धारित हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना है, ये भी SDG में शामिल है। SDG 5 है ये। SDG 6 में है साफ पानी और स्वच्छता, यानी सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन इसमें सुनिश्चित है।
क्योंकि आप देखेंगे 2023 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। 2023 में भी इस तरीके का प्रश्न पूछा गया कि SDG 2, SDG 3, SDG 6, SDG 11 कुछ इस तरीके से मिलान के लिए प्रश्न आए और दिया गया कि शुद्ध जल और स्वच्छता, अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, शून्य भूखमरी या संधारणीय नगर और समुदाय, तो मिलाने के लिए दिया गया। तो जो भूखमरी की बात की गई SDG 2 में बात की गई, अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य की जो बात की गई SDG 3 में बात की गई, शुद्ध जल और स्वच्छता की बात की गई, साफ पानी और स्वच्छता, ये किस में है? SDG 6 में है। ऐसे SDG 11 में भी हम आगे पढ़ेंगे, संधारणीय नगर और समुदाय की बात की गई। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की जब बात है तो सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, साथ ही ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक जो ऊर्जा की दक्षता है वह ऊर्जा दक्षता कितनी की जाए, तो ऊर्जा दक्षता दोगुना करने की बात की गई है। ऊर्जा दक्षता दोगुना करने की बात की गई है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, जो चीज़ें इसमें नहीं है आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे आप लिख सकें, उसके बारे में आप जान सकें। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो अभी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ये किससे संबंधित है? 7वां किससे संबंधित है? ये जो हमारा दिया गया, ये ऊर्जा दक्षता की अगर बात करें, ऊर्जा अभिवृद्धि की बात करें, तो इसके उपायों का जो योगदान है वो SDG 7 में दिया गया। अच्छा काम और आर्थिक विकास, निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादक, रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना SDG 8 में है। SDG 9 में दिया गया उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, यानी मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना तथा नवाचार को बढ़ावा देना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि SDG 9 का विषय क्या है। असमानता में कमी, देश के भीतर और देशों के बीच जो असमानता है, उस असमानता में जो कमी है उसे दूर करने की बात SDG 10 में की गई। टिकाऊ, शहरी और सामुदायिक विकास, यही मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, SDG 11 में है। शहरी और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना, ये किसके तहत है? तो ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि उपायों का योगदान के तहत आपका 11 भी है। भाई शहरों का विकास कब होगा? मानव बस्तियों को समावेशी कब बनाया जा सकता है? सुरक्षित और लचीला कब बनाया जा सकता है? टिकाऊ कब बनाया जा सकता है? जब वहाँ पर ऊर्जा की उपलब्धता होगी, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होगी, तभी होगा। इसीलिए ऊर्जा दक्षता पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और 2030 तक दोगुना करने की बात की गई। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना, ये भी टिकाऊ कब बनाया जा सकता है? जो SDG 12 में कहा गया, जब ऊर्जा दक्षता में अभिवृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए भी तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना जो कहा गया, ये भी ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि के तहत होगा। तो ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि के तहत हमारा गोल्स 7 आएगा, गोल्स 11 आएगा, गोल्स 12 आएगा, गोल्स 13 आएगा। तो यह प्रश्न आपके लिए पूछा गया है एक बार 2021-22 में। 21 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। 21 में जो पूछा गया था वो 25 नवंबर को जो पेपर हुआ था, 25 नवंबर 2021 को, उसमें पूछा गया था। और इसके बाद में जो 22 में पूछा गया वो 20 सितंबर 2020 को जो पेपर था सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें पूछा गया था। पानी में जीवन, जब पानी में जीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि किस तरीके के पानी की बात की गई है। तो टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका ठीक से उपयोग सुनिश्चित करना, ये गोल्स 14 के तहत आता है। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, क्योंकि जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं
तो लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, सर इसमें महासागर और समुद्र की बात तो की ही नहीं गई है। बिल्कुल की गई है यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा कि किसके तहत, पानी में जीवन, पानी में जीवन की जो बात की गई वो किसके तहत है, वो उसके तहत क्या क्या है, तो महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, इन सब की बात की गई, उनके ठीक से उपयोग और सुनिश्चितता की बात की गई है। तो इस तरीके से यहाँ भी प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं। 2023 में ही जो मैंने प्रश्न आपको बताया है कि इसे एसडीजी को किस नाम से जाना जाता है, तो एजेंडा 30 के नाम से जाना जाता है, ये मैंने आपको बताया है। एजेंडा 30 इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक है, इसलिए एजेंडा 30 के नाम से इसे जाना जाता है। इसके तहत एक प्रश्न और आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो अभी आपको मैंने बताया, लक्ष्य तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, उस पर प्रश्न बनता है कि एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना चाहिए, तो कम से कम कहा गया है 25 तक किया जाना चाहिए। 1000 से कितना कम किया जाना चाहिए, तो कम से कम 25 किया जाना चाहिए। ये लिख सकते हैं आप। 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है कि एसडीजी लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना करना है, तो कम से कम 25 तक किया जाना है। कम से कम 25 तक किया जाना है। जबकि जो नवजात की अगर बात करें, नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर घटाकर कम से कम 12 करना है। तो इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भूमि पर जीवन की अगर बात करें तो सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। गोल 17 में दिया गया शांति और न्याय के लिए संस्थान। 17 में दिया गया लक्ष्य प्राप्ति के सामूहिक साझेदारी। यहाँ पर सामूहिक साझेदारी की बात की गई है, यानी सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, चाहे वो सामूहिक साझेदारी हो या वैश्विक भागीदारी करके अगर दिया जाए तो भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक भागीदारी दिया जाए चाहे सामूहिक साझेदारी दी जाए। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में 5P क्या है, यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि 5P क्या है। 5P के तहत पीपल्स, प्लैनेट्स, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, यानी लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी। 5PS क्या है, तो यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आप देखेंगे 2020 में प्रश्न एक पूछा गया था कि संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण और संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। भूगर्भीय जल संसाधन, नदी, झरना, तालाब और झील संसाधन, महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन, दलदली भूमि संसाधन। तो अभी मैंने आपको बताया कि महासागर, समुद्र और समुद्रीय संसाधन। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खैर, इस पर जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो आप लोगों को कल हम जरूर प्रश्न के रूप में सारे देंगे, ताकि रिवीजन हो सके और आप जान सके कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। इस एसडीजी में कुल 17 लक्ष्य और टारगेट कितने थे? 169। वर्ष 2023 में एसडीजी सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है। और इसके बाद
स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है। भारत 112वें स्थान पर है। कुल 166 देश इसमें शामिल है। एसडीजी सूचकांक में कुल कितने देश शामिल? तो 166। पहला स्थान फिनलैंड का, अंतिम स्थान दक्षिण सूडान का। अब हो सकता है कि आप विगत वर्ष के पेपर हल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको स्वीडन मिल जाएगा, क्योंकि 2023 से पहले पहला स्थान पर स्वीडन था। पहले स्वीडन था, लेकिन वर्तमान में 2023 की अगर हम बात करें तो एसडीजी सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन आ गया जो पहला स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद डेनमार्क, जर्मनी और ऑस्ट्रिया है। यानी प्रारंभ के 5, पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, चौथा जर्मनी, पांचवा ऑस्ट्रिया। भारत की अगर बात करें तो भारत 2023 से पहले, भारत जो था वो 2023 से पहले किस स्थान पर था और वर्तमान में किस स्थान पर है? तो यह भी आपके लिए परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है कि भारत पहले 121वें स्थान पर था। 2023 से पहले भारत का स्थान 121वां था, जबकि 2023 में इसका स्थान कितना है? तो 112वां है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, वैसे हम लोगों को यहाँ पर एसडीजी और एमडीजी पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बाय द वे हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए, क्योंकि इसी के द्वारा दिया जाता है। हंगर इंडेक्स है, उसमें इसका भारत का क्या स्थान है या पहला स्थान किसका है, या विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी जितना आप देखेंगे इसके तहत आता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं जो भी संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ज़रूर पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बनते हैं कि 13 जुलाई 2022 में जो दिया गया था कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया गया था उसमें शीर्ष स्थान किसका था? आइसलैंड का था। भारत का स्थान 135वां था। तो इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। करंट पर आधारित अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को क्या क्या घोषित किया गया था? तो 2022 को क्या क्या कहा गया है? 1, 2, 3, 4 करके प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आप देखते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट खूब पूछे जाते हैं। तो आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी कहा गया। 2022 को सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2022 को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्लास दिवस भी कहा गया। 2022 को ही सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। तो ये 1, 2, 3, 4 करके आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1, 2, 3, 4 करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? किसे? तो स्वस्थ पर्यावरण को। किसे? तो स्वस्थ पर्यावरण को। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए। मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, लेकिन कई लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। तो प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त करें, क्योंकि चीज़ें जो भी आपको बताई जा रही हैं, जितना आपको समझाया जा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर यही प्रश्न पूछ लिया गया कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
तो किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में या किस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में एसडीजी प्रक्रिया कार्यक्रम को अपनाया गया? अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया तो आप तुरंत लिखिए। विकल्प में दिया होगा रियो डी जेनेरियो। एसडीजी को किस सम्मेलन में कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया, वहां पर मान्यता दी गई? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में लिख लिया आपने। तो ये सारी चीजें जो आपको बताया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी चीजें आपको दी जा रही हैं एक एक तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने पूछा कि जो दिया गया है कि एमडीजी के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को 2015 तक हर जगह बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा। यही तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पर ध्यान रखिए। या एसडीजी का जो 12वां गोल्स है, 12वां गोल्स मैंने अभी आपको बताया है कि 12वां गोल्स है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। इसमें सतत उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को कितना कम करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 50%। कितना? 50%। अब विकल्प में 50% भी दिया जा सकता है, 1/2 भी दिया जा सकता है, आधा भी लिखा जा सकता है, आधा, 1/3, 2/3 ऐसे शब्दों में लिखा जा सकता है। तो जो गोल्स 12 है एसडीजी का, उसमें 50% की कमी की बात की गई, या 1/2 करने की बात की गई, या आधा करने की बात की गई। तो कुछ भी शब्दों में करके दिया जा सकता है। वैसे सतत विकास जो है रिपोर्ट आई थी 2020 में, अब तो 2020 के बारे में नहीं पूछा जाएगा। 2020 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो था उसमें ब्रिक देश जो थे, ब्रिक देशों में उनका सही क्रम पूछ लिया गया था। खैर अब तो वो नहीं पूछा जाएगा। और बाई द वे अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कि पहले चीन था, चीन के बाद में ब्राज़ील था, चीन के बाद में ब्राज़ील था, इसके बाद में रूसी फेडरेशन था, फिर दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद में था भारत। तो ये ब्रिक्स देशों में का क्रम था, चीन, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत। लेकिन अब जो पूछा जाएगा वो सतत रिपोर्ट 2023 के तहत पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न बनेगा सतत विकास की जो रिपोर्ट आई है, एसडीजी की जो रिपोर्ट है 2023, उसके आधार पर पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो जो चीज़ें आपको बताई गई इस पर ध्यान दें, और जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा उस पर आधारित प्रश्न भी आप लोगों को कल हम देने की कोशिश करेंगे। तो अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिए। हिंदी साहित्य के लिए आप कंपटीशन एकेडमी चैनल पर जाकर वहां आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद नया बैच हमारा जो शुरू होगा उसके लिए जानकारी अपने मित्रों को आप देना चाहे तो दे सकते हैं। अपने मित्रों को यह नंबर शेयर कर सकते हैं कि इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके वो जानकारी ले लें, अगर वो भी तैयारी करना चाहते हैं। और आप इस पब्लिश वीडियो से आपको कितना मदद मिला ये भी आप उन्हें बता सकते हैं। और सारे वीडियो देखिए, क्या क्वालिटी दी जा रही है उस क्वालिटी के बारे में देखिए कि जो तथ्य दिए जा रहे हैं वो कैसे तथ्य हैं, और क्या इससे परीक्षा में प्रश्न मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कितने मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर कल इसी पर आधारित एसडीजी और एमडीजी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।